हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे अगर आप मेरे चैनल पर हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट ज़रूर से कर देना। तो हम अपनी फ़ैन फिक्शन चेंजिंग योर डेस्टिनी का नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि विंग उस क्लब में गया था उस फुटेज को ढूंढने, जिस फुटेज में रोज़ विंग को स्विमिंग पूल में धक्का दे रहा है। लेकिन विंग को वो फुटेज कहीं नहीं मिलता, इसलिए विंग बहुत ही ज़्यादा निराश होकर उस क्लब से बाहर निकला था। क्लब से बाहर निकलते ही विंग को वेचैट में मैसेज आता है कि रोज़ उसे बुला रहा है ब्राउन कैफ़े में 11:30 बजे। उसके पास आधा घंटा ही बचा हुआ है, इसीलिए वो एक कैब को बुक करता है और वहाँ से ब्राउन कैफ़े की तरफ निकल जाता है। अब हमें उस कैफ़े का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे विंग कैब से उतरता है, ड्राइवर को बिल पे करता है, उसके बाद कैफ़े के अंदर चला जाता है। कैफ़े के अंदर जाते ही विंग वहीं पे एक कॉर्नर सीट में बैठता है और ग्लास विंडो से बाहर देखने लगता है। वो रोज़ के आने का वेट कर रहा था, तभी वो देखता है कि एक महंगी कार आके रुक चुकी है कैफ़े के बाहर और वहाँ से एक हॉट एलिगेंट लड़की अपने हाई हील्स के साथ सनग्लास को लगाते हुए कैफ़े के अंदर आ रहे थे। वो और कोई नहीं, रोज़ थी। रोज़ चलते हुए जब कैफ़े के अंदर आते हैं तो देखता है विंग एक कॉर्नर सीट में बैठा हुआ है और उसी का इंतज़ार कर रहा है। रोज़ एक स्मिक करता है और विंग के सामने जाके खड़ा हो जाता है। उसके बाद वो अपने बैग को अपने टेबल के ऊपर रखता है और उसी सीट में बैठते हुए अपने सनग्लासेस को उतारता है और विंग की तरफ देखते हुए कहता है, तुम तो टाइम के बहुत ही पक्के हो, आई लाइक इट। ऐसा कहते हुए वो विंग की तरफ देखकर एक स्माइल करती है। उसके बाद वो एक वेटर को अपने पास बुलाती है और ख़ुद के लिए एक कोल्ड कॉफ़ी और एक ब्राउनी ऑर्डर कर देती है। फिर वो विंग की तरफ देखते हुए कहते हैं, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? विंग वेटर की तरफ देखता है, कहता है उसे एक मिल्क टी चाहिए। वेटर अपने से को नोट कर देता है और उन लोगों के ऑर्डर लेकर वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद रोज़ विंग की तरफ बिना देखे कहते हैं, अच्छा अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए? ये सुनते ही विंग रोज़ की तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे किस लिए बुलाया हूँ, इसलिए ज़्यादा प्रिटेंड करने की कोशिश मत करो। विंग के ऐसे जवाब सुनकर रोज़, जो अभी अपनी नाखून को घूर रही थी, वो विंग की तरफ देखने लगती है। उसके बाद वो एक स्मिक करते हुए कहती है, अच्छा तुमने मुझे किस लिए यहाँ पे बुलाया है? मुझे तो लगा तुम शायद मुझे वांग जी के एक्स फियांसे के हिसाब से यहाँ पर बुलाए होगे और मुझसे ये सब पूछने की कोशिश कर रहे होंगे कि वांग जी को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, वांग जी को कैसे फ़न करना पसंद है, उसे बेड में कैसे चाहिए। ऐसा कहते हुए वो स्मिक करते विंग की तरफ देख रही थी। वो विंग को चिढ़ाना चाहती थी कि वो वांग जी का एक्स फियांसे है और वो बहुत सालों से वांग जी के साथ रही है। विंग के ऊपर रोज़ की इन सारी बातों का कोई भी असर नहीं पड़ने वाला था। विंग सीरियसली रोज़ की तरफ देखते हुए कहता है, तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि मैं तुम्हें यहाँ पे किस लिए बुलाया हूँ। मुझे आंसर चाहिए, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? ये सुनते ही रोज़ इनोसेंटली विंग की तरफ देखते हुए अपने आइज़ को ब्लिंक करते हुए कहते, तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे क्लियरली बताओ। ये सुनते ही विंग एक स्माइल करते हुए कहते हैं, अच्छा अब तुम इनोसेंट बनने का भी प्रिटेंड करोगे? तुम सबको धोखा दे सकते हो, तुम वहाँ से फुटेज को डिलीट करके सारे सबूतों को मिटा सकते हो, लेकिन तुम मेरे सामने प्रिटेंड बिल्कुल नहीं कर सकते। मैंने कल बहुत अच्छे से देखा था, वहाँ पे तुम थे पूल के पास जिसने मुझे धक्का दिया था। तभी रोज़ इनोसेंटली घबराते हुए कहते, विंग तुम ये सब क्या बोल रहे हो? मुझे पता है मैं वांग जी का एक्स फियांसे हूँ, इसलिए तुम मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन इसके लिए ये नहीं कि तुम मेरे ऊपर कुछ भी ब्लेम डाल सकते हो। ऐसा कहते हुए वो ऐसे प्रिटेंड करने लगी जैसे वो विंग के बात पर घबरा गई हो। ये देखते विंग मॉकिंगली स्माइल करते हुए कहते, अच्छा तुम अब इतना ज़्यादा इनोसेंट बनने की प्रिटेंड कर रहे हो कि मैं ही तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा कहते हुए वो डिसबिलीफ से रोज़ की तरफ देखने लगी। रोज़ थोड़ी देर तक तो नाटक करते हैं, उसके बाद वो खुद को शांत करते हैं और हंसते हुए कहते हैं, सही कहा, जिसने कल तुम्हें उस स्विमिंग पूल में धक्का देके गिरा दिया था वो और कोई नहीं, मैं ही हूँ। ऐसा कहते हुए वो विंग की तरफ देखकर स्माइल करते हैं। उसके बाद कहते हैं, अब तुम सुन लेना अपने कानों से, अब मैं देखती हूँ कि तुम क्या करते हो। एक बात हमेशा याद रखना विंग, मैं एक वेल्दी फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मुझे फंसाना इतना भी ईजी नहीं है। हमारे जैसे फैमिली के लोग
ऐसे ही इंसानों को मार के गायब कर देते हैं और लोगों को कानों कान में खबर नहीं होते। तो तुम ये मत सोचना कि तुम अगर किसी को जाके कहोगे कि लियो रोज़ ने मुझे धक्का दे के मारने की कोशिश किया है, तो कोई भी तुम्हारे बातों पे बिलीव करेगा। ऐसा कहते हुए वो विंग की तरफ देखकर स्माइल करने लगी। विंग थोड़ी देर तक तो रोज़ को घूरता है, उसके बाद वो हंसते हुए कहता है, आह अच्छा, मतलब तुम अपने पैसों के पावर दिखा रहे हो मुझे अब। रोज़ अपने नेल्स को चेक करने लगी, जैसे कि वो विंग को बोलना चाहती है कि हाँ वो दिखा रही है। तभी विंग कहता है, इसका मतलब इससे पहले जब मुझे गला दबा के मारने की कोशिश किया गया था वो और कोई नहीं, तुम थे। ये सुनते ही रोज़ बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। वहाँ पे सीट पे बैठे आसपास के लोग भी उन लोगों को देखने लगे थे, जो देखकर विंग शॉक हो जाता है। वो रोज़ की तरफ देखने लगते हैं। तभी रोज़ अपने आसपास के लोगों से सॉरी कहते हुए कहती है, फॉर्चुनेटली वो पर्सन मैं नहीं थी, क्योंकि अगर वो पर्सन मैं होती तो फिर तुम यहाँ पे रहने के लायक नहीं बचते। ऐसा कहते हुए वो अपने बैग को उठाते हुए कहते हैं, वैसे बिल तुम पे करोगे और मुझे लगता है तुम्हारा इंट्रोगेशन ख़त्म हो चुका होगा, तो मैं चलता हूँ। ऐसा कहते हुए वो वहाँ से जाने लगी। विंग रोज़ को रोकना तो चाहता था, लेकिन उसके पास और कोई जवाब नहीं बचता। असल में विंग रोज़ से जो सुनना चाहता था उसने ऑलरेडी वो सुन चुका था, लेकिन उससे बिलीव नहीं हो रहा कि रोज़ इतने आसानी से मान गई और उसने विंग को वो सब कुछ बता दिया जो शायद उसे नहीं बताना चाहिए था विंग को। ऐसा सोचते हुए वो देखते कि रोज़ उस कैफ़े से बाहर निकल चुकी है। ये देखते ही विंग के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। विंग उस टेबल से अपने फ़ोन को उठाता है और अपने फ़ोन की तरफ देखता है, तो देखता है वहाँ पे ऑडियो रिकॉर्डर ऑन था। उसने रोज़ की सारी बातों को रिकॉर्ड किया था। वो अपने रिकॉर्डर को ऑफ करते हुए कहता है, तुम अमीरों की यही गलती है कि तुम अमीर लोग बहुत ज़्यादा ईगो लेकर चलते हो और तुम्हें पता भी नहीं चलता कैसे तुम फंस जाते हो। ऐसा कहते हुए अपने फ़ोन को अपने पॉकेट में डालता है और अपने कार्ड को बाहर निकालता है। वो काउंटर पर जाता है और अपने कार्ड को देते हुए कहता है कि वो अपने सारे खाने को पैक करवाना चाहता है, वो यहाँ पे नहीं खाएगा। बिलिंग काउंटर पे जो इंसान खड़ा हुआ था वो विंग को थोड़ी देर वेट करने के लिए कहकर विंग के पास से वो कार्ड ले लेता है। थोड़ी ही देर में विंग का खाना आ जाता है। वो विंग को वो खाना दे देते हैं, फिर विंग का कार्ड उसे रिटर्न कर देता है। जब विंग उस कार्ड को ले रहा था तो वो नोटिस करता है कि उसके पास कोई खड़ी हुई है। विंग जब पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ पे रोज़ खड़ी हुई थी, जो विंग को ही घूर रही थी। एक्चुअल में रोज़ चली जाती थी, लेकिन कार में जाते ही उसे याद आता है कि वो अपने एक्सपेंसिव सनग्लास वही होटल पे छोड़ के आया है, सॉरी कैफ़े में छोड़ के आया है। इसलिए वो रिटर्न आया था अपने सनग्लास को लेने। लेकिन जब वो रिटर्न आया था तब उसने जब देखा कि बिलिंग काउंटर में जो आदमी खड़ा हुआ है वो विंग को एक ब्लैक कार्ड दे रहा है, वो शॉक हो गई थी। वो अपने मन में ही सोचती है, ये कार्ड तो वांगजी के पास है ना, वांगजी ने अपने ब्लैक कार्ड को विंग को दिया है। ये सोचते ही रोज़ बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। हाँ, रोज़ एंड बाकी लोग अमीर तो है, इवन वो लोग बहुत अच्छे बिजनेसमैन भी है, लेकिन वो लोग वांगजी एंड लैंड फैमिली के बराबर ही नहीं कर सकते। लैंड फैमिली बहुत ही ज़्यादा रिचेस्ट फैमिली है एंड उनके पास ऐसे कितने सारे ब्लैक कार्ड्स है वो किसी को नहीं पता। रोज़ अभी भी विंग को घूर रही थी, तभी विंग रोज़ के सामने जाता है और उस खाने के पैकेट को रोज़ के मुंह के सामने करते हुए कहता है, क्या तुम्हें अभी भी कोल्ड कॉफ़ी चाहिए? ये सुनते ही रोज़ कोल्डली विंग को घूरते हुए कहती है, नहीं। ऐसा कहते हुए वो अपने टेबल की तरफ जाती है और वो हाथ से अपने सनग्लासेस को उठा के उस कैफ़े से निकल जाता है। रोज़ को देख के ऐसा लग रहा था वो गुस्से में है, बहुत ज़्यादा चिढ़ी हुई है। विंग अपने मन में ही सोचता है, अब इसे क्या हुआ, थोड़ी देर पहले तो ये पागलों की तरह हंस रही थी। फिर वो सोचता है, मुझे क्या, मुझे तभी घर जाना है और उस ऑडियो को अच्छे से सुनना है। ऐसा सोचते हुए वो स्माइल करता है और स्माइल करते हुए इस कैफ़े से बाहर निकल आता है। रोज़ अपनी कार में बैठ के वहाँ से निकल चुकी थी। वो बहुत ज़्यादा चिढ़ी हुई थी, इसलिए वो ड्राइवर से कहता है कि उसे जल्दी से जल्दी घर ले जाए। फिर वो अपने सनग्लासेस को वहीं पटकते हुए कहता है, ये नहीं हो सकता, वांगजी बस मेरा है, वो उसका सारा पैसे पे बस मेरा हक है। हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने बचपन से हमारी शादी फिक्स कर दिया था, लेकिन मेरी स्टूपिड फैमिली। ऐसा कहते हुए अपने बैग को ज़ोर से सामने की सीट पे मारता है, जिससे ड्राइवर बहुत ज़्यादा घबरा गया था। रोज़ पागलों की तरह बिहेव कर रही थी। फिर वो खुद को शांत करती है और एक इविल स्माइल करते हुए कहती है, कुछ भी क्यों ना हो जाए लान वांगजी, तुम बस मेरे हो और तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी भी। ऐसा कहते हुए वो बाहर देखने लगती है।
अब हमें कैफ़े के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे विंग वेट कर रहा था और सोच रहा था कि वो किसी टैक्सी को अभी भी बुक करेगा क्योंकि उसे अभी जल्दी घर जो जाना था। वो जब अपने फ़ोन को बाहर निकालता है तो वो देखता है कि वहाँ पे वांगजी का कॉल आ रहा था। वो कॉल को रिसीव करते हुए कहता है, हेलो, आपने मुझे कॉल किया? उसके बाद वांगजी कहता है, कहाँ हो तुम? अभी तक घर क्यों नहीं पहुँचे? ये सुनते ही विंग का प्यार थोड़ा सा ठंडा हो जाता है। वो सोचता है क्या उसे वांगजी को बताना चाहिए कि वो अभी कहाँ है और वो किससे मिलने आया था। फिर वो सोचता है नहीं, अभी वांगजी को बताना सही नहीं होगा। ऊपर से वो जानता भी नहीं वांगजी रोज़ की बात को सुनकर कैसे रिएक्ट करेगा। इसलिए वो कहता है वो बोर हो रहा था, इसलिए उसने सोचा कि वो थोड़ा सा सेल्फ टाइम एंजॉय करने के लिए आया है। वांगजी विंग की बातें सुनने के बाद थोड़ी देर तक शांत रहता है। उसके बाद वो विंग की कोई भी बात ना सुनते हुए कहता है, अपना लोकेशन भेजो, मैं तुम्हें पिक करने आ रहा हूँ। ऐसा कहते हुए अपनी कॉल को कट कर देता है। विंग वांगजी को मना करने ही वाला था कि ऑलरेडी कॉल कट हो चुका था। इसलिए वो गहरा सा सांस छोड़ते हुए कहता है, मुझे समझ नहीं आता ये इंसान मुझसे चाहता क्या है। फिर वो ना चाहते हुए भी अपना लोकेशन को वांगजी को सेंड कर देता है। थोड़ी ही देर में वांगजी अपनी ब्लैक मर्सिडीज़ के साथ विंग के सामने आके खड़ा हो चुका था। वो अपने मर्सिडीज़ से बाहर निकलता है और विंग के सामने आते हुए कहता है, तो तुम इस कैफ़े में आए थे? विंग अपनी सिर को नोट कर देता है। उसके बाद वो अपने हाथों के सामान को दिखाते हुए कहता है, देखो मैंने तुम्हारे लिए भी कुछ ख़रीदा है। वांगजी उस पैकेट की तरफ देखता है। उसके बाद उस पैकेट को अपने हाथ में लेता है और एक हाथ से विंग के हाथ को पकड़ते हुए उसे कार की तरफ ले आता है। वांगजी की एक्शन से विंग बिल्कुल शॉक हो गया था। उसने बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ऐसे पब्लिक प्लेस में वांगजी उसका हाथ पकड़ेगा। वांगजी विंग को कार की तरफ ले आता है और उसके लिए गेट को ओपन कर देता है। विंग अंदर बैठ जाता है। फिर वांगजी भी अंदर बैठ जाता है और ड्राइवर कार को ड्राइव करने लगता है। विंग पैकेट को ओपन करता है और अंदर से कोल्ड कॉफ़ी और मिल्क टी को बाहर निकालते हुए वांगजी की तरफ देते हुए कहता है कि उसे कौन से वाला लेना है। वांगजी मिल्क टी को ले लेता है और उसे पीने लगता है। विंग अपने मन में ही सोचता है क्या उसे वांगजी से पूछना चाहिए कि वो यहाँ पे किस लिए आया है। फिर विंग हेजिटेटली वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम्हें तो अभी ऑफिस में रहना चाहिए था ना, तुम्हारे पास तो बहुत सारे काम होते हैं। मैं घर चला जाता, तुम्हें यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ऐसा कहते हुए वो अपनी कोल्ड कॉफ़ी के सिप लेने लगती है। विंग अभी वांगजी की तरफ नहीं देख रही थी क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर वांगजी ने उसे डांट दिया तो तभी वांगजी विंग की तरफ बिना देखे ही कहता है कि हमें लान मेंशन जाना होगा। तो विंग कहते हैं, हाँ हम तो हमारे मेंशन ही जा रहे हैं ना। तभी वांगजी गेट के बाहर देखते हुए कहता है कि नहीं, मदर और फादर के मेंशन। वांगजी की बात सुनकर विंग कहता है, हाँ लेकिन अभी? तो वांगजी अपने सिर को नोट कर देता है। विंग अपने मन में ही सोचता है, लेकिन अभी क्यों? अभी तो शायद दोपहर के टाइम हो रहा होगा और अभी तो शायद सारे लोग अपने ऑफिस में बिजी होंगे, तो फिर अभी? फिर विंग अपने आप को शांत करवाता है और उस कोल्ड कॉफ़ी को पीते हुए सोचता है कि विंग इतना सोचना बंद करो, जो भी होगा वहाँ जाके देखा जाएगा। वैसे भी वो लोग तुमसे बहुत अच्छे हैं और तुम्हारे साथ अच्छे से बिहेव भी करते हैं, इसलिए इतना टेंशन करने की कोई बात नहीं। ऐसा कहते हुए खुद को शांत करवाता है और विंडो के बाहर देखने लगता है। अब हमें लान वांगजी के मदर और फादर के मेंशन के सीन दिखाया जाता है जिसका नाम था लान मेंशन। वांगजी का जो मेंशन था उसका नाम था जेंशे और इस मेंशन का नाम लान मेंशन था। विंग जब उस मेंशन में पहुंचता है तो वो मेंशन भी बहुत बड़ा था, बहुत ही ब्यूटीफुल। विंग इस मेंशन को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए कहता है, ये मेंशन तो शायद वांगजी के मेंशन से भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। विंग मन में सोचता है, ये लांस कितने ज़्यादा अमीर है, ये लांस तो मुझे सरप्राइज़ के ऊपर सरप्राइज़ दे रहा है। ऐसा सोचते हुए वो वांगजी को फॉलो करते हुए अंदर की तरफ जाने लगा। तभी वो देखता है मेन हॉल में लानी, लानचिरन, शिचैन, यानली और मैं बैठी हुई थी। मैं अपने फ़ोन में बिजी थी। विंग को देखते ही वो दौड़ के विंग के पास आती है और विंग को साइड से हक करते हुए कहते, विंग तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? ब्रदर ने कहा था तुम सुबह सुबह निकल गए थे, क्या तुम्हें पता नहीं तुम्हारी तबीयत ख़राब है, तुम्हें ऐसे नहीं निकलना चाहिए। तभी यानली मियाँ की तेज़ रफ्तार में चलते हुए ट्रेन को स्टॉप करवाते हुए कहती है, मियाँ अब चुप भी करो, विंग अंदर आओ। वांगजी आके अपने ब्रदर के पास बैठ जाता है और यानली विंग को मैडम लैन के पास बैठाते हुए कहती है कि विंग ठीक तो है ना? मैडम लैन भी विंग से पूछता है तो विंग बस अपने सिर को नोट कर देता है। वहाँ पे सारे लोग विंग से बात करने लगे थे। फिर लांचरन कहता है कि लंच टाइम हो चुका है, पहले हमें लंच कर लेना चाहिए। सारे लोग लांचरन की बात पर नोट करता है और डाइनिंग हॉल की तरफ चले जाते हैं।
जब सारे लोग डाइनिंग हॉल में पहुंचते तो डाइनिंग टेबल को देखकर विंग बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते। वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा डाइनिंग टेबल था जहाँ पे बहुत सारे लोग थे जो प्रॉपर ड्रेसअप होके बहुत एलिगेंटली वहाँ पे बैठा हुआ था। विंग उन लोगों को देखकर अपने कपड़ों को देखने लगता है, जहाँ पे विंग ने अपने कंफर्ट के हिसाब से एक लूज ओवरसाइज टी शर्ट और उसके साथ एक बैगी जीन्स पहना हुआ था। विंग ने स्नीकर्स भी पहना हुआ था। इस वजह से विंग उनके सामने काफ़ी ज़्यादा लो फील कर रहा था। वांग जी भी ये समझ रहा था। वो विंग के हाथ को टाइटली पकड़ लेता है और उसे डाइनिंग टेबल की तरफ ले जाने लगता है। विंग जितना ज़्यादा डाइनिंग टेबल के करीब जा रहा था वो उतना ही ज़्यादा नर्वस हो रहा था। वांग जी विंग को अपने पास बिठाता है और फिर खुद भी बैठ जाता है। वहाँ पे सारे लोग विंग को देख रहे थे। एक्चुअल में ये मेंशन बहुत ही ज़्यादा बड़ा था और लान चेन के बहुत सारे कज़न और उनके बेटे भी इस मेंशन में ही रहते थे एंड वो लोग भी इस लान बिजनेस को हैंडल करते थे। इसीलिए विंग पहले जब सुना था कि वो लोग लान मेंशन आ रहे थे तब उसे लगा था शायद लान मेंशन में बस वांग जी के मदर, फादर, उसकी बहन और उसके ब्रदर और उसके ब्रदर की वाइफ ही रहती है। लेकिन यहाँ आगे इतने सारे लोगों को देखकर विंग को अब रिग्रेट हो रहा था कि वो अगर घर जाके कुछ अच्छा सा पहन के आता तो ही अच्छा होता उसके लिए। विंग वांग जी के शोल्डर पे हाथ रखता है और उसे थोड़ा सा नीचे पुश करते हुए उसके कानों में धीरे से कहता है, क्या तुम मुझे बता नहीं सकते थे तुम्हारे घर में और भी इंसान रहते थे? ये सुनते ही वांग जी विंग की तरफ देखता है। तभी विंग कहता है, तो फिर मैं कुछ अच्छा सा पहन के आता। ये कैसे ड्रेसअप में ये मैं यहाँ आया हूँ? मैं तुम्हारा फियांसे हूँ, मेरा भी कोई रेपुटेशन है। ऐसे कहते हुए वो वांग जी को घूरने लगा। तभी वांग जी धीरे से विंग के कानों की तरफ झुकते हुए कहता है कि मेरे लिए तुम्हारा ये क्लोथ सही है, तो तुम्हें किसी और को दिखाने के लिए कुछ पहनने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनते ही विंग शॉक हो जाता है। वो वांग जी की तरफ घूरने लगता है। वांग जी की इस बात का क्या मतलब है कि वांग जी को फ़र्क नहीं पड़ता विंग कैसा दिख रहा है, बस उसकी नज़र में विंग ठीक दिख रहा है कि नहीं वही मैटर करता है। विंग यही सोच रहा था। तभी मास्टर लैन सबके अटेंशन खुद की तरफ करते हुए कहता है कि आप सब देखना चाहते थे ना वांग जी के न्यू फियांसे को। तभी वो विंग की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, ये वांग जी का न्यू फियांसे है एंड हमने सोच के रखा है कि हम एक हफ्ते के अंदर इन दोनों की शादी करवा देंगे। ये सुनते ही विंग शॉक हो जाता है। वो अपने मन में सोचता है, एक हफ्ते के अंदर? ये कब डिसाइड हुआ? मुझे अब क्यों बताया जा रहा है? विंग अपने मन में यही सोच रहा था। तभी वहाँ पे मौजूद चिरन के सारे कज़न और उनके बेटे विंग की तरफ देखता है। उसके बाद वो चिरन की तरफ देखते हुए कहता है, ब्रदर आप श्योर तो है ना ये लान वांग जी और लान फैमिली के लिए बेस्ट होगा? ये सुनते लान चिरन एक स्माइल करते हुए कहते हैं, हाँ बिल्कुल ब्रदर, क्या आपको मेरे डिसीजन पर कोई शक है? ये सुनते ही वो इंसान हंसते कहते, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बस मैं आपको बोल रहा था कि आप जो भी करेंगे सोच समझ के कीजिए एंड मुझे आप पर पूरा भरोसा है। ऐसा कहते हुए विंग की तरफ देखकर स्माइल करता है और उससे इस फैमिली के लिए वेलकम भी कहता है। विंग बस उनकी तरफ देखकर एक ऑकवर्डली स्माइल कर देता है। विंग को समझ नहीं आ रहा था। इसके ऊपर से वहाँ पे मौजूद सारे लोग विंग को घूर रहे थे। घूर नहीं, विंग को स्कैन कर रहे थे। विंग को ऐसा लग रहा था, विंग थोड़ा सा ऑकवर्ड हो रहा था। वहाँ पे मौजूद सारे खाने बहुत ज़्यादा डिलीशियस थे, लेकिन फिर भी वो खाने विंग के गले से नहीं उतर रहा था बिकॉज एल्डर्स और वहाँ के विंग के एज के लड़के सारे विंग को ही घूर रहे थे, जो विंग को काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड फील करवा रहा था। वो लोग जल्दी से जल्दी खाना को फिनिश करते। सबसे पहले तो विंग ने अपने खाने को फिनिश किया था। वांग जी भी विंग को देखकर समझ रहा था कि वो काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड हो रहा है, इसलिए वो भी अपने खाने को जल्दी फिनिश करता है और खड़ा होते हुए कहता है कि वो और विंग जा रहा है। अगर किसी को भी कुछ कहना है या फिर उन्हें शादी की शॉपिंग कब करना है उन्हें बता दिया जाए। मैडम लैन स्माइल करते हैं और वांग जी की तरफ देखकर नोट कर देते हैं। वो लोग सबको ग्रीट करते हैं और वहाँ से निकल आते हैं। मेंशन से निकलते ही विंग एक गहरा सा ब्रेथ लेता है और अपने मन में ही सोचता है कि उसे तो मेंशन में सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था, ये सोचकर कि सांस लेते हुए भी वो कोई गलती ना कर दे। विंग वांग जी को घूरने लगता है कि इस पर्सन की वजह से उसका रेपुटेशन का बाड़ा बच चुका है। फिर वो वांग जी के साथ उसकी कार में बैठ जाता है और जिंगशी के लिए जाने लगते हैं। तब वे विंग सोचता है, क्या वांग जी को पता था कि आज हमारी शादी का डेट अनाउंस होने वाला है? वो वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, क्या तुम्हें पता था पहले से कि एक हफ्ते बाद हमारी शादी है? ये सुनते ही वांग जी अपने सिर को ना हिलाते हुए कहता है कि नहीं, उसे नहीं पता था। विंग सोचता है, क्या वांग जी को भी नहीं पता था? उसके फैमिली ने उसको भी नहीं बताया था? विंग अपने मन में सोचता है, उसके पास और कोई चारा नहीं है, उसे वांग जी से शादी शायद करना ही होगा। फिर उसके दिमाग में कुछ आता है, रोज़
विंग अपनी कॉर्नर आई से बार बार वांगजी को ही घूर रहा था। वांगजी को समझ आ रहा था विंग को शायद उससे कुछ कहना है, इसीलिए वो अपने लैपटॉप में काम करते हुए विंग से कहता है तुम्हें कुछ जो भी कहना है कह दो। ये सुनते ही विंग तुरंत ही वांगजी की तरफ घूरते हुए कहता है तुम्हारे एक्स फियांसे, क्या तुम मुझसे प्यार करते थे? अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो फिर तुम मुझसे क्यों शादी कर रहे हो? मिस्टर लान, आपके पास अभी भी टाइम है। आप अगर चाहें तो अपनी फैमिली को बोल सकते हैं कि आप अभी भी लियो रोज को पसंद करते हैं और आप उससे शादी करना चाहते हैं। ये सुनते ही वांगजी का हाथ उसके लैपटॉप के कीबोर्ड पे रुक जाता है। वो एक गहरा सा सांस भरता है और विंग की तरफ देखते हुए कहता है तुम्हें किसने बताया कि मैं उससे प्यार करता हूँ? ये सुनते विंग थोड़ा सा हकला जाता है। उसके बाद वो कहता है आप वो आपका फियांसा थी बहुत टाइम से, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि आप उससे प्यार करते होंगे। तो वांगजी विंग की बात को काटते हुए कहता है नहीं, मैं उससे प्यार नहीं करता था। हमारी शादी भी हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने फिक्स किया था और तुम्हारे और मेरी शादी भी हमारे पेरेंट्स ने ही फिक्स किया है, इसलिए ऐसी गलतफहमी अपने मन में पालना बंद करो और चुपचाप बैठे रहो। ऐसा कहते हुए वो फिर से अपने लैपटॉप के काम पे लग जाता है। पता नहीं क्यों वांगजी के मुंह से ये सुनकर कि वो रोज से कोई भी प्यार व्यार नहीं करता, ये सुन के विंग को बहुत ही रिलीफ फील होता है। वो अपने सिर को वांगजी की तरफ से हटा लेता है और विंग की तरफ देखने लगता है। वो अपने मन में ही कहता है वांगजी के मुंह से ये सुनकर कि वो लियो रोज को प्यार नहीं करता, मुझे इतना रिलीफ फील क्यों हो रहा है? फिर वो खुद को समझाते हुए कहता है शायद इसीलिए कि अगर उसे पता होता कि वांगजी लियो रोज से ऑलरेडी प्यार करता है और उसे वांगजी से शादी करना पड़ता तो शायद वो पूरी ज़िंदगी एक गिल्ट में रहता। ऐसा सोचते हुए वो खुद को शांत करवाने लगता है और खुद को समझाने लगता है कि शायद यही वजह है कि वो इतना ज़्यादा रिलीफ फील कर रहा है। तो है एवरीवन, मैं अपने पार्ट को ही रोकती हूँ। आई होप आपको ये फैन फिक्शन अच्छा लगा होगा। फैन फिक्शन का ये पार्ट जैसे भी लगा हो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।